हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम सोच पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे संपूर्ण भूगोल। भूगोल की हमने 501 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप एसएससी सीजीएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पुलिस, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मात्र 1 घंटे की ये वीडियो होगी जिसमें आपको 501 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएंगे। बस आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने जीके संजीवनी, कंप्लीट स्टैटिक जीके, प्राचीन भारत का इतिहास, इन तीनों ई बुक को बाय नहीं किए हैं तो इन्हें आप जरूर बाय करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हैं या फिर इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू इन तीनों ई बुक को बाय कर सकते हैं। तो चलिए फिर अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश है भारत क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। और भारत से बड़े देश हैं 6 जो कि हैं रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। इन 6 देशों को याद करने की एक बेहतरीन ट्रिक है। इस ट्रिक की हेल्प से हम आसानी से इन देशों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो ट्रिक है दोस्तों, रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत। इस ट्रिक से हम याद करेंगे भारत से बड़े देशों को जो ज़्यादा समय तक याद रहेंगे। तो रू से हो जाएगा रूस, का से कनाडा, चीन से चीन हो जाएगा और आ से अमेरिका हो जाएगा, बा से ब्राज़ील और आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत से अपना भारत देश हो जाएगा। तो रुक चीन अब आ भारत, इस ट्रिक की हेल्प से हम इन देशों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो इस ट्रिक को आप जरूर याद रखिएगा, इसे भूलिएगा नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो 17.5% जनसंख्या है जो भारत में निवास करती है विश्व की कुल जनसंख्या का। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। भारत की असल सीमा से कौन से देश लगे हैं? भारत की असल सीमा को टच करते हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो ये कुल 7 देश हैं जो भारत की स्थलीय सीमा को साझा करते हैं। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती हैं? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान के साथ भारत अपनी जलीय सीमा को साझा करता है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिनमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य हैं। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती हैं। इस ट्रिक की हेल्प से हम याद करेंगे भारत के जिन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती हैं। तो भारत के कुल 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती हैं। मैप में आप देख सकते हैं भारत के कुल 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती हैं। तो इस लाइन को जो आप देख रहे हैं ये कर्क रेखा हैं। ये भारत को बिल्कुल बीचों बीच से 2 भागों में बांटती हैं। तो भारत से किन राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? फर्स्ट है गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड और मध्य प्रदेश। ये कुल 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा को दोस्तों 23.5 डिग्री रेखा भी कहते हैं। तो ट्रिक है दोस्तों, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, इस ट्रिक की हेल्प से हम इन कुल 8 राज्यों को याद करेंगे। तो म से हो जाएगा मिजोरम, त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा और पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात हो जाएगा और माँ से हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश, छा से क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़ और झाड़ से हो जाएगा झारखंड। तो मित्र पर गमछा झार, इस ट्रिक को आप याद रखिएगा। इससे आप आसानी से इन 8 राज्यों को मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर है? 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर हैं। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से भारत का मानक समय लिया गया है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूसरी
दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर है दोस्तों, 876 किलोमीटर। भारत की असल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है भारत की कुल असल सीमा की लंबाई। अब भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है और पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है? तो भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई अगर बात करेंगे तो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है दोस्तों 3,214 किलोमीटर है भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई। मैप में आप देख सकते हैं उत्तर से जो दक्षिण तक लंबाई है भारत की 3,214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है भारत की वह है 2,933 किलोमीटर। भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो गुजरात का गुहार मोती है। गुजरात का गुहार मोती भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश का किबथू। अरुणाचल प्रदेश का किबथू। तो गुहार मोती से किबथू तक की जो लंबाई है 2,933 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई भारत की 3,214 किलोमीटर है। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत हैं? कोंकण तट दोस्तों गोवा से दमन तक हैं। गोवा से दमन तक विस्तृत है कोंकण तट। मैप में आप देख सकते हैं गोवा से दमन तक है कोंकण तट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोंकण कोस्ट जो है ये गोवा है। यहाँ पर गोवा है दोस्तों, गोवा यहाँ पर है और यहाँ पर दमन है। गुजरात के महाराष्ट्र के जस्ट बगल में ही दमन है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है कोंकण तट विस्तृत हैं गोवा से दमन तक। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? 5वां भाग है जो रेगिस्तान है। थार मरुस्थल किस देश में है? भारत में स्थित है दोस्तों, भारत में। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो अटाकामा मरुस्थल ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप है दोस्तों। यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था, इरेटोस्थनीज ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? अरस्तु ने किया था दोस्तों, अरस्तु ने, जो कि सिकंदर के गुरु थे। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप की हेल्प से बादलों की दिशा एवं गति को मापा जाता है, नेफोस्कोप की हेल्प से। ओपिसोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? दूरी मापने के लिए ओपिसोमीटर का प्रयोग करते हैं। मानचित्र में रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती हैं? समदाब रेखाएं कहलाती हैं। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? आइसोहाइड रेखा का प्रयोग करते हैं। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए आइसोहाइड लाइन का प्रयोग किया जाता है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को होती है और इस घटना को कहते हैं दोस्तों, इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को एपीहेलियन कहते हैं, उपसौर की घटना कहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है इसको एपीहेलियन कहा जाता है और जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य कम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है, इस घटना को पेरिहेलियन कहते हैं और ये घटना दोस्तों 3 जनवरी को होती है। अगला क्वेश्चन है ओलिम्पस मोन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर स्थित हैं। सूर्य का प्रकाश यहाँ पर सूर्य का प्रकाश होगा धरती तक पहुँचने में कितना मिनट लगता है? 8.3 मिनट का समय लगता है। नॉर्वे में मध्य रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को दिखाई देता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत दोस्तों दूसरे नंबर पर है। अगर 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो भारत दूसरा दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में विश्व में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो अगर करंट के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अपना भारत देश अब जनसंख्या के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश हो गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, जो कि आप पढ़ चुके हैं। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? उत्तर में चीन है, नेपाल, भूटान। चीन, नेपाल, भूटान ये भारत के उत्तर में स्थित हैं। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? बांग्लादेश है भारत के पूर्व में।
भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पाकिस्तान है दोस्तों। भारत के पश्चिम में स्थित है पाकिस्तान देश। मैप में आप देख सकते हैं भारत के जो पड़ोसी देश हैं इनको आप देख सकते हैं। तो भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका है, मालदीव्स और अफगानिस्तान। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान की बात करेंगे तो ये पाकिस्तान जो है भारत के पश्चिम में स्थित हैं। अफगानिस्तान भी भारत के पश्चिम में स्थित हैं और मालदीव भी भारत के पश्चिम में स्थित हैं। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित हैं और बांग्लादेश भी भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। बांग्लादेश यहाँ पर है, बांग्लादेश यहाँ पर स्थित हैं और बांग्लादेश भारत के पूर्वी में स्थित है, पूर्व में। और भूटान भी भारत के पूर्व में स्थित हैं। नेपाल भी कहाँ पर स्थित है? भारत के ये दक्षिण में स्थित है दोस्तों। भूटान और नेपाल जो हैं यहाँ पर स्थित हैं। यहाँ पर नेपाल है और यहाँ पर भूटान है और चाइना इधर है। तो भारत के दक्षिण उत्तर में स्थित हैं चाइना, नेपाल और भूटान, ये भारत के उत्तर में स्थित हैं। बांग्लादेश भारत के पूर्व में स्थित हैं और श्रीलंका जो है ये भारत के दक्षिणी भाग में स्थित हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के दक्षिणी भाग में दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो अरब सागर है दोस्तों। अरब सागर कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम में है। यहाँ पर आप मैप में देखेंगे तो ये जो एरिया है ये अरब सागर हैं। ये यहाँ पर मैप में आप देख रहे हैं ये अरब सागर हैं। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है जो कि हिंद महासागर में है। जस्ट बांग्लादेश के बगल में आप यहाँ पर देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल है जो जिसे आप बंगाल की खाड़ी कहते हैं। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर स्थित हैं जहाँ पर श्रीलंका मौजूद है। यहाँ पर हिंद महासागर स्थित हैं। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित हैं? पेरू देश में स्थित हैं। पृथ्वी के असल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो 5वां भाग है जो रेगिस्तान है। थार मरुस्थल किस देश में है? भारत में स्थित है और भारत के राजस्थान में स्थित हैं। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है अटाकामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पनामा नहर किन दो महासागरों को आपस में जोड़ती हैं? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है पनामा नहर। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। इसीलिए पनामा नहर सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? कोलोन पत्तन स्थित हैं। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन है? तो पनामा पत्तन है जो दक्षिणी सिरे पर स्थित हैं। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? सुएज नहर दोस्तों, सुएज नहर। अगला क्वेश्चन है सुएज नहर जोड़ती हैं भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती हैं सुएज नहर। शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है? कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है शिव समुद्रम। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक हैं? 12 समुद्री मील तक की दूरी तक हैं। 12 समुद्री मील तक की दूरी तक हैं। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ है दोस्तों। गुजरात का कच्छ जिला जो है ये भारत का सबसे बड़ा जिला है और इसका कुल क्षेत्रफल है 45,652 वर्ग किलोमीटर है कच्छ जिले का क्षेत्रफल। भारत में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं, 28 स्टेट हैं भारत में और 8 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? सुएज नहर मिस्र में स्थित है और ये भूमध्य सागर को लाल समुद्र से जोड़ती है। इसका निर्माण सुएज नहर कंपनी ने 1862 से 1872 के बीच किया था। 1862 से 1872 के बीच सुएज नहर का निर्माण किया गया था सुएज नहर कंपनी के द्वारा। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो सुएज नहर दोस्तों, सुएज नहर। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई थी? 1872 में सुएज नहर का निर्माण कार्य पूरा हुआ था 1872 में। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर है सुएज नहर की कुल लंबाई। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म कौन से हैं? तो दोनों सिरों पर स्थित सुएज नहर के पत्तन हैं पोर्ट सैद और सुएज। सुएज नहर को आप मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर जो ब्लू कलर के जो लाइन बनी है दोस्तों ये सुएज नहर है। यहाँ पर ये इधर भूमध्य सागर है और इसे इधर लाल सागर है। तो भूमध्य सागर
और लाल सागर को आपस में जोड़ती है स्वेज नहर। और यहाँ पर इसकी कुल लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर है। स्वेज नहर की कुल लंबाई 168 किलोमीटर है। 1872 में ये बनकर तैयार हुई थी और इसके दोनों सिरों के नाम क्या हैं? पोर्ट सैद और स्वेज हैं। समुद्र पृथ्वी की सतह को लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुए हैं? 71% घेरे हैं। किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को कहते हैं दोस्तों। एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहते हैं। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन छिद्र का निर्माण सबसे ज़्यादा है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वो काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है दोस्तों, जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। डाइक क्या है? डाइक ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है डाइक। अगला क्वेश्चन है एंडीज पर्वत उदाहरण है। एंडीज पर्वत दोस्तों एक वलित पर्वत का उदाहरण होती है। एक वलित पर्वत का एग्जाम्पल है एंडीज पर्वत। संसार का सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा है? तो हिमालय है दोस्तों, हिमालय। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण विस्तार आपने अभी पढ़ा था 3214 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? सदाहरित वनस्पति पाई जाती हैं पश्चिमी घाट पर। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो कर्नाटक राज्य दोस्तों, जो शहतूत रेशम का उत्पादन करता है कर्नाटक राज्य हैं। लीसा प्राप्त होता है। चीड़ के वृक्ष से लीसा प्राप्त किया जाता है, चीड़ के वृक्ष से। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? कर्नाटक राज्य है। तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ते का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। मैंग्रोव वन किसे कहा जाता है? लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन है जिसे मैंग्रोव वन कहते हैं। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है भारत में। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2011 को घोषित किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूनाइटेड नेशन ने 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया था। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित हैं? उत्तराखंड के देहरादून में स्थित हैं। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वनों के काटने को रोकने से है चिपको आंदोलन का संबंध। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा थे जिन्होंने सर्वप्रथम चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी? 1981 में दोस्तों भोपाल में की गई थी। 1981 में भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना की गई थी। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी में सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी पाई जाती है। चंदन के पेड़ जो हैं सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ी में। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण की वजह से साइलेंट वैली प्रचर्चित हैं, फेमस है इसलिए क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता एवं सदाबहार वन पाए जाते हैं। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित हैं? उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। शांत घाटी कहाँ पर अवस्थित है? तो ये दोस्तों केरल में है। शांत घाटी केरल में स्थित हैं। किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। पक्षी विहार एवं वन्य जीव अभ्यारण्य अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र हैं। बायोस्फीयर रिजर्व है दोस्तों, बायोस्फीयर रिजर्व हैं। वो राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित हैं तो हरियाणा राज्य है
जहां पर सुल्तानपुर पश्चिम बिहार स्थित हैं, हरियाणा स्टेट हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो पेरियार अभयारण्य है। पेरियार उद्यान है, अभयारण्य है, जहां पर जंगली हाथी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। सरिस्का पश्चिम बिहार कहाँ पर अवस्थित है? राजस्थान में स्थित हैं। विश्व का एकमात्र प्लाबी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित हैं? मणिपुर राज्य में स्थित हैं। प्लाबी यानी कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है मणिपुर के लोकटक झील पर है दोस्तों। मणिपुर के लोकटक झील पर स्थित है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ, जो कि मणिपुर के लोकटक झील पर स्थित हैं। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? गैंडों के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा। दाचीगम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित हैं? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित हैं। दाचीगम वन्यजीव अभयारण्य जम्मू एंड कश्मीर में स्थित हैं। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? गुजरात राज्य में स्थित हैं। पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध हैं, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित हैं? तो ये असम में स्थित है दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम स्टेट में पड़ता है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है और इसको राजस्थान नहर भी कहते हैं, क्योंकि ये राजस्थान में पड़ती हैं। इसको राजस्थान नहर भी कहा जाता है और भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। सारण सिंचाई नहर निकलती हैं, गंडक नदी से निकलती हैं। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से त्रिवेणी नदी में पानी आता है। राजस्थान नहर का नाम क्या हो गया है? तो राजस्थान नहर का नाम अब इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया है। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से पूरा किया जाता है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? इंदिरा नहर देश की सबसे लंबी नहर है, इंदिरा गांधी नहर, जिसको राजस्थान नहर भी कहते हैं। कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य हैं? तो पश्चिम बंगाल पंजाब जो है दोस्तों, पंजाब ये सर्वाधिक सिंचित राज्य हैं, पंजाब राज्य। हरियाली योजना संबंधित हैं, जल प्रबंधन से संबंधित है। हरियाली योजना जो है ये जल प्रबंधन से संबंधित है, हरियाली परियोजना। दोस्तों जीके संजीवनी ई बुक को अगर आपने बाय नहीं किया है तो इसे आप जरूर बाय करिएगा। इसमें इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान और इसके अलावा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस ई बुक में देखने को मिलेंगे और इस ई बुक का प्राइस मात्र 62 रुपये है। 59 रुपये में आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से इस ई बुक में रखा गया है, तो इस ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। नेक्स्ट ई बुक है हमारी प्राचीन भारत का इतिहास। ये आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं और इस ई बुक का प्राइस भी मात्र 62 रुपये हैं। हर एक चैप्टर में आपको उस चैप्टर से रिलेटेड फोटो भी देखने को मिलेगी और हर एक चैप्टर के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड पीआईक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं, ताकि साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकें। और हमारी न्यू ई बुक है कंप्लीट स्टैटिक जीके की, जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को देखते हुए डिज़ाइन की गई हैं। काफ़ी मेहनत से इस ई बुक बनाया गया है और इस ई बुक का प्राइस 72 रुपये है। 69 रुपये में आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। इसका डेमो आप देख सकते हैं। हर एक चैप्टर में आपको उस चैप्टर से रिलेटेड फ़ोटो देखने को मिलेगी, ताकि साथ ही साथ आप रिलेट भी कर पाएँ। और 2024 में आपके जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं उन्हीं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस ई बुक में रखा गया है। तो इस ई बुक का प्राइस मात्र 69 रुपये है दोस्तों। 69 रुपये में आप इस स्टैटिक जीके की ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आप तीनों ई बुक को साथ में बाय करते हैं दोस्तों, तीनों ई बुक को अगर आप साथ में बाय करते हैं तो आप मात्र 150 रुपये में 150 रुपीज़ में तीनों ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आप तीनों ई बुक को साथ में बाय करते हैं, बाय करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6306548566 पर मैसेज कर सकते हैं। इसके थ्रू आप इन तीनों ई बुक को बाय कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इन तीनों ई बुक को बाय कर सकते हैं। अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है
देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत के दृष्टिकोण से राज्य कौन सा है? तो मिजोरम राज्य है दोस्तों, सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य है मिजोरम राज्य। और सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है पंजाब। सबसे अधिक कौन से हैं? पंजाब है और सबसे कम मिजोरम राज्य हैं। केवलादेव घाना पश्चिमी बिहार कहाँ पर अवस्थित हैं? राजस्थान के भरतपुर में स्थित हैं। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित हैं? तो असम राज्य में है दोस्तों, असम राज्य में स्थित हैं मानस पशु विहार। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित हैं? तो उत्तराखंड राज्य में है दोस्तों। वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटी जो हैं ये उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। मधुमलई पशु विहार कहाँ पर प्रसिद्ध हैं? मधुमलई जो पशु विहार हैं ये दोस्तों व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। व्याघ्रों यानी कि बाघों के लिए प्रसिद्ध है मधुमलई पशु विहार। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में पड़ता है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित हैं? भारत का जो प्रथम तितली उद्यान है दोस्तों, तितली उद्यान है। तितली उद्यान जो है ये बानरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित हैं। बानरघट्टा जैविक उद्यान ये भारत का सबसे प्रथम तितली उद्यान है और ये बेंगलुरु में स्थित हैं। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी? तो 1916 में कोलकाता में भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। 1916 में कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहां पर की गई थी? तो 1970 में कोलकाता में की गई थी। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य यानी कि रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। नेशनल बर्ड फॉसिल पार्क कहां पर स्थित हैं? राजस्थान के जैसलमेर में स्थित हैं। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है तेंदुआ पाया जाता है दोस्तों, तेंदुआ। भारतीय वनों में से किसमें से बाघ विलीन हो गए हैं? तो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहां से बाघ विलीन हो चुके हैं। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। अगला क्वेश्चन है, कौन एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी अभयारण्य है जो टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है लाल पांडा है दोस्तों, लाल पांडा। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र था। जो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की पहली परियोजना स्कीम थी नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शांत घाटी में पाई जाती हैं। और शांत घाटी कहाँ पर पड़ती है? केरल में पड़ती है शांत घाटी, जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती हैं। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित हैं? कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में है। कैबुल लामजों नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित हैं? मणिपुर राज्य में लोकटक झील पर स्थित हैं कैबुल लामजों, जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है? तो एक सींग वाला गैंडा जो है ये पश्चिम बंगाल और असम स्टेट में पड़ता है। पश्चिम बंगाल और असम राज्य में स्थित हैं एक सींग वाला गैंडा। रणथंभौर वन्य जीव प्राणी अभयारण्य है, ये भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध हैं? रणथंभौर वन्य जीव प्राणी अभयारण्य जो हैं ये राजस्थान में स्थित हैं और ये बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी कि यहाँ पर बब्बर शेर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित हैं मैसूर में स्थित हैं। कच्छ का रण क्षेत्र जाना जाता है जंगली गधों के लिए जाना जाता है। कच्छ का रण क्षेत्र जो है ये जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था?
1972 में 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1972 में। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? स्वेज नहर है। राइन नदी कैसी घाटी से होकर गुजरती है? तो भ्रंश घाटी से होकर राइन नदी गुजरती है, भ्रंश घाटी से होकर। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है कैस्पियन सागर। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन गैस सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस है वायुमंडल में ऑर्गन गैस। अगला क्वेश्चन है, किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? क्षोभ मंडल को कहते हैं। वायुमंडल की किस सतह के तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होते हैं? तो समताप मंडल में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होते हैं, समताप मंडल में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है, जो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह है सौरमंडल का। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। सांझ का तारा, सुबह का तारा भी इसे कहा जाता है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर है। भारत की असल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत हैं? गोवा से दमन तक हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो भारत के कुल भूभाग के 10.6% भूभाग पर पर्वत हैं और भारत के कुल भूभाग में से 18.5% भूभाग पर पहाड़ियाँ स्थित हैं। और यदि पठारों की बात करें तो भारत के भूभाग के 27.7% पर पठार पाए जाते हैं। तो 10.6% पर क्या पाया जाता है? पर्वत पाए जाते हैं। 18.5% भूभाग पर पहाड़ियाँ हैं और 27.7% भूभाग पर पठार पाए जाते हैं। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार हैं? 44% पर हैं। भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9 राज्य हैं जो समुद्र तटरेखा से लगे हैं। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है, गुजरात की। और सेकंड नंबर पर है अपना आंध्र प्रदेश, जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, सेकंड नंबर पर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं, जिन्हें याद करने की हमने ट्रिक आपको अभी बताया है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जिसकी तटरेखा जो है सबसे छोटी है और गुजरात की सबसे लंबी है। भारत की असल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा असली सीमा साझा करता है भारत। भारत बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार हैं जो प्राचीन हैं। भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। थार भूमि कहाँ पर स्थित है? तो थार मरुभूमि जो है ये भारत के राजस्थान में पड़ती हैं। दोस्तों, जीके संजीवनी कंप्लीट स्टैटिक जीके और प्राचीन भारत का इतिहास, इन तीनों ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य है। ये भारत के कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के साथ सीमा बनाता है। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो भारत की आज़ादी से पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर अंग्रेजों ने जेल बना रखी थी जहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करके रखते थे ब्रिटिशर्स, और इसीलिए इसको काला पानी के नाम से भी जाना जाने लगा। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू एंड कश्मीर में है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने सर्वप्रथम भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो सिक्किम राज्य है दोस्तों, सिक्किम।
विदर्भ प्रादेशिक नाम है भारत में और ये अंग हैं, महाराष्ट्र का अंग है दोस्तों, महाराष्ट्र का पार्ट है। पाट अंचल, पाट रीजन अवस्थित हैं, झारखंड में स्थित है। पाट रीजन जो है ये झारखंड में पड़ता है। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी कि झुमरी तलैया जो है ये कहाँ पर स्थित हैं, जो रेडियो गीतों के लिए रेडियो गीत के फरमाइश के लिए प्रसिद्ध हैं। झुमरी तलैया झारखंड में पड़ता है, ये झारखंड में स्थित है झुमरी तलैया। भारत का कोहिनूर कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को कहते हैं। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट कहते हैं, कर्नाटक राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है, तो पश्चिम बंगाल जो है ये 7 बहनों के अंतर्गत नहीं आता है। बांग्लादेश के पूर्व में जितने भी भारत के स्टेट हैं वो 7 बहनों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल 7 बहनों के अंतर्गत नहीं आता है। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी क्या थी? कुर्नूल थी दोस्तों, कुर्नूल। सबसे अधिक जिले हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं 75 जिले हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के हैं। तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है, तेलंगाना राज्य किस राज्य के साथ अपनी सीमा बनाता है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ तेलंगाना अपनी सीमा को साझा करता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है दोस्तों, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी है, कैपिटल है जयपुर। जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं महाद्वीप और महासागर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है दोस्तों, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। भारत में 35वें राज्य तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है दोस्तों तेलंगाना की राजधानी, और तेलंगाना 2014 में बनकर तैयार हुआ था। तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था 2014 में और इसकी कैपिटल है हैदराबाद। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? दिल्ली भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है दिल्ली। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? तो लक्षद्वीप है दोस्तों, भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। अब दोस्तों ट्रिक है दोस्तों, एक ट्रिक की हेल्प से हम याद करेंगे भारत के जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, भारत के जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, इस ट्रिक की हेल्प से हम याद करेंगे इन सभी केंद्र शासित प्रदेशों को। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको हम इस ट्रिक की हेल्प से मात्र 1 सेकंड में याद कर लेंगे। चलो दिल दो आप लद्दाख जाके, चलो दिल दो आप लद्दाख जाके, इस ट्रिक की हेल्प से हम याद करेंगे। तो चा से हो जाएगा चंडीगढ़, लो से हो जाएगा लक्षद्वीप, दिल से हो जाएगा दिल्ली, 2 से दादर नगर हवेली एवं दमन और द्वीप हो जाएगा, दमन एवं द्वीप हो जाएगा। आज से हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पास से हो जाएगा पुडुचेरी, पुडुचेरी हो जाएगा यहाँ पर पुडुचेरी, पास से पुडुचेरी, जाके से हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख से हो जाएगा लद्दाख। तो चलो दिल दो आप लद्दाख जाके, इस ट्रिक के हेल्प से हम याद कर सकते हैं आसानी से भारत के जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं। ज़्यादा समय तक हम इस ट्रिक के हेल्प से इन्हें याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है? तो पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट कोसेस्को है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं महाद्वीप और महासागर। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
हैरी हैस ने किया था, हैरी हैस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो 7.5% क्षेत्रफल पर है, 7.5% क्षेत्रफल पर। महाद्वीपीय मग्न तटों का औसत ढाल 0.2% या फिर 1 डिग्री तक होता है। महाद्वीपीय मग्न तटों के क्षेत्र मानव के लिए महासागरों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पर पाए जाते हैं? बेरिंग सागर में पाए जाते हैं दोस्तों। बेरिंग सागर में सबसे लंबे जलमग्न कैनियन पाए जाते हैं। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन के पठार में दोस्तों, दक्कन के पठार में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? जापान में कहा जाता है, जापान कंट्री में। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रीड ने किया था दोस्तों, रीड ने। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित हैं? अंटार्कटिक महाद्वीप में स्थित हैं एयरबस ज्वालामुखी। पृथ्वी के सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? मैग्मा के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित हैं? न्यूजीलैंड में स्थित हैं। भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो हिकेटियस को कहा जाता है, हिकेटियस को कहते हैं भूगोल का जनक, फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है हिकेटियस को। जियोग्राफिका के लेखक कौन हैं? इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम जियोग्राफिका बुक को लिखा था, इरेटोस्थनीज ने। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? म्यांमार देश को कहते हैं। स्वर्णिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहते हैं। 1000 झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहते हैं। श्वेत पेरेल गणतंत्र के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? बेलारूस को कहते हैं दोस्तों। श्वेत पेरेल गणतंत्र के नाम से जानते हैं बेलारूस को। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? पेनांग को कहा जाता है। ग्रेट व्हाइट बे तथा ब्रॉड बे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? न्यूयॉर्क नगर को कहते हैं ग्रेट व्हाइट बे और ब्रॉड बे कहते हैं न्यूयॉर्क सिटी को। क्वेकर सिटी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? क्वेकर सिटी उपनाम है, फिलाडेल्फिया का उपनाम है क्वेकर सिटी। किसे भारत की सिलिकॉन घाटी कहते हैं? तो कर्नाटक के बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन घाटी। स्पेन की मुंबई बार्सिलोना को कहते हैं स्पेन की मुंबई। वे दो ग्रह जिनके एक भी उपग्रह नहीं हैं, तो बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है, एक भी सैटेलाइट नहीं है। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? नेपच्यून ग्रह जो अधिकतम समय लेता है, क्योंकि सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर स्थित है, इसलिए सूर्य की परिक्रमा करने में इसे सबसे ज़्यादा वक्त लगता है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन 2 ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह दोस्तों मंगल और बृहस्पति के मध्य, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्षा का आदित्य होते हुए भी देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, इसके कुछ कारण हैं जिसकी वजह से भारत को प्यासी धरती समझा जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वो होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा होती है। तो 24 घंटे में 5 मिलीमीटर से अधिक वर्षा अगर होती है तो उसे वर्षा का दिन समझा जाता है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा करती हुई मिलेगी, क्योंकि गंगा के मैदान में कोई ज्यों-ज्यों ऊपर बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसून पवन और ऊंची होती मिलेगी। जब आप गंगा के मैदान में ज्यों ऊपर बढ़ते जाएंगे तो आर्द्रताधारी जो मानसून है, पवन है, ये ऊंचे जाते हुए मिलेगी। इसीलिए पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चलने पर मानसूनी वर्षा करती हुई मिलती है गंगा के मैदान में। भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में
जल बाल विकास का प्रमाणिक चिन्ह है। मौसमी नदियों के जल का तटबंधीय करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना करना। भारत में स्थलीय विकास योजना कब क्रियान्वित हुई थी? 40 जिलों में और 7 राज्यों के 40 जिलों में मत्स्यली विकास योजना क्रियान्वित की गई थी। 7 राज्यों के 40 डिस्ट्रिक्ट में। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा 20 दिसंबर से लेकर मार्च तक होती है। शीत ऋतु में मानसून के 2 क्षेत्र हैं। पहला पश्चिमोत्तर भारत के पहाड़ी एवं मैदानी भाग तथा तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है। भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र है पंजाब और तमिलनाडु। यहाँ पर शरदकालीन में वर्षा होती है पंजाब और तमिलनाडु स्टेट में। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती हैं वो हैं, तो उत्तर पूर्वी मानसून है जिसकी वजह से तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से। वो राज्य जिसमें जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है, तो तमिलनाडु राज्य दोस्तों जहाँ पर जाड़े के मौसम में बारिश होती है तमिलनाडु राज्य है। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु कौन सा उपकरण है? तो हाइग्रोग्राफ है दोस्तों, जिसकी हेल्प से आर्द्रता को मापा जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? भूकंप के झटके, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। भूकंप की एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा का क्या कहलाती है? होमोसिस्मल कहलाती है। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोगोनल कहलाती है दोस्तों, आइसोगोनल। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को होती है दोस्तों। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है, जिसे कहा जाता है पेरिहेलियन। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह है। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? सूर्य को कहा जाता है, सन को कहते हैं सौरमंडल का जन्मदाता। पृथ्वी के जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? शुक्र ग्रह है। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकरा था? बृहस्पति ग्रह से टकरा था। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकेल पदार्थ दोस्तों, जो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है निकेल पदार्थ है, जो कि एक चुंबकीय पदार्थ हैं। चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? अम्लीय मिट्टी होती है। भारत में जिस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है वो क्षेत्र कौन सा है? शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र एवं चंबल घाटी हैं। फसल चक्र आवश्यक हैं। मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करने के लिए फसल चक्र आवश्यक होता है। मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करने हेतु मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियाँ कौन सी हैं? सस्यावर्धन है, यानी कि फसलों का हेरफेर। वेदिका निर्माण है, यानी कि टेरेसिंग और वायुरोध हैं। भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित हैं, वनोन्मूलन से संबंधित है। मृदा अपक्षय समस्या जो हैं ये वनोन्मूलन से संबंधित हैं। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। भारत में भोजपत्र वृक्ष मिलता है, हिमालय से मिलता है। हिमालय से भोजपत्र वृक्ष को लिया जाता है। हिमालय में सबसे ज़्यादा पैदावार है भोजपत्र वृक्ष की। कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है वो पेड़ कौन सा है? तो खैर पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है कत्था बनाने के लिए। वन जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हैं, जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। सागौन तथा साल उत्पाद हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के उत्पाद होते हैं सागौन और साल। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी यानी कि टेम्परेट जोन एक वृक्ष का बाहुल्य है जो है देवदार वृक्ष है दोस्तों। देवदार वृक्ष हैं जो वृक्ष का एक बाहुल्य है। टेम्परेट जोन का एक वृक्ष का बाहुल्य है देवदार वृक्ष है। वृक्ष है जो समुद्री तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, देवदार वृक्ष हैं। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ पर है? चिनाब नदी पर स्थित हैं।
तिलैया बांध कहाँ पर स्थित हैं? बराकर नदी पर झारखंड में तिलैया बांध बनाए गए हैं, झारखंड के बराकर नदी पर। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ पर स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना। वो प्रमुख राज्य जो प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे, तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्य हैं जो किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश स्टेट हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? टेथिस भूसन्नति से हुई है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकेल पदार्थ है जो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है। रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना के द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित कहाँ होते हैं? क्षोभ मंडल में प्रतिबिंबित होते हैं। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? कर्क रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है कर्क रेखा पर। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? एलिसियन द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2000 और 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ठास जहां देखा गया वो कौन सा देश है? तो इंडोनेशिया देश है जहां पर सर्वाधिक ठास देखा गया है। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? पैम्पा कहा जाता है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? मृत सागर है दोस्तों, डेड सिया है जो जॉर्डन और इजराइल के मध्य हैं। सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित हैं? अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। रेनल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? अटलांटिक महासागर की जलधारा है रेनल जलधारा। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मैक्सिको की खाड़ी से होती है। हांगो नदी किस में गिरती है? पीला सागर में गिरती है हांगो नदी। और पीला सागर दोस्तों चीन में स्थित है। चीन में स्थित है पीला सागर, जहां पर हांगो नदी जाकर गिरती है। चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? हांगो नदी को कहते हैं चीन का शोक। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ब्लैक होल सिद्धांत दोस्तों सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ब्लैक होल नामक गणितीय सिद्धांत की खोज की थी सर्वप्रथम। किसने? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने सर्वप्रथम ब्लैक होल गणितीय सिद्धांत की खोज की थी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। और ब्लैक होल की भविष्यवाणी सबसे पहले किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। 1916 में पहली बार गुरुत्वाकर्षण के अपने नए सिद्धांत सापेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत के आधार पर इसके अस्तित्व की भविष्यवाणी सर्वप्रथम अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। और ब्लैक होल सिद्धांत जो है इसको दिया था सर्वप्रथम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? स्पाइनल ओरेगी है। स्पाइनल ओरेगी ब्रह्मांड यूनिवर्स का सबसे बड़ा तारा है। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? 5 डिग्री का झुकाव है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? चंद्रमा को कहते हैं। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? रेड स्टार किसे कहा जाता है? तो रेड स्टार आप याद रखिएगा मंगल ग्रह को कहते हैं। विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? कृष्ण छिद्र के रूप में, कृष्ण छिद्र के रूप में यानी कि ब्लैक होल के रूप में विशालकाय तारों की समाप्ति होने का अनुमान लगाया जाता है ब्लैक होल के रूप में। किस ग्रह के चारों ओर वलय मौजूद हैं? शनि ग्रह के चारों ओर हैं। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा है? तो यूरेनस ग्रह है। यूरेनस प्लेनेट है जो सर्वाधिक ग्रह गैसों से घिरा हुआ है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? यूरेनस को कहा जाता है। किस ग्रह का सूर्य के परिताप परिभ्रमण काल न्यूनतम है? तो बुध ग्रह का है। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? प्राकिरणन की वजह से ही आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। लेकिन अगर आप आकाश को देखेंगे अंतरिक्ष से जाकर तो आपको अंतरिक्ष कैसा दिखाई पड़ेगा? काला दिखाई पड़ेगा। लेकिन यहाँ से आप देखते हैं तो आपको नीला प्रतीत होता है। ऐसा प्रकाश के प्राकिरणन की वजह से होता है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे निकट है? बुध ग्रह है।
किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? शुक्र ग्रह का है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला यानी कि ब्लैक दिखाई देता है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य ग्रह है। शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? न्यूट्रॉन तारा है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा कहलाता है दोस्तों। विस्फोटी तारा ब्रह्मांड में अभिनव तारा कहलाता है। एक खगोलीय दूरी क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को ही एक खगोलीय दूरी कहते हैं। किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह को। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है दोस्तों बागवानी कृषि से। सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? सिंचित होना चाहिए। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? अमेरिका में तांबा का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? एंटवर्प है। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहार क्षेत्र कौन सा है? ग्रैंड बैंक है दोस्तों। ग्रैंड बैंक। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? फ्रांस को कहते हैं लघु यूरोप। फ्रांस कंट्री को कहते हैं। स्वप्निल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? ऑक्सफोर्ड नगर है। ऑक्सफोर्ड शहर है जिसे स्वप्निल मीनारों वाला शहर कहते हैं, ऑक्सफोर्ड को। निसी शहर के नाम से कौन जाना जाता है? लहासा जाना जाता है निसी शहर के नाम से। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना है दोस्तों। चीन कंट्री। दक्षिण पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया था? अमेजन बेसिन से लाया गया था। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। द्वीप समूहों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर फैला हुआ है। इसने देश को मुख्य भूमि पर 6100 किलोमीटर की तटरेखा प्रदान की है। यानी कि भारत की जो मुख्य तटरेखा है दोस्तों 6100 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा कितनी है? 6100 किलोमीटर है। और वहीं अगर मुख्य भूमि में लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट की को भी ऐड कर लिया जाए, यानी कि जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं तटरेखा पर स्थित हैं उन्हें भी ऐड कर लिया जाए, तो भारत की जो मुख्य भूमि की लंबाई हो जाएगी, तटीय लंबाई जो हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी है 876 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? इंदिरा काल है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। मृदा में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 25% मात्रा होती है। मृदा में जल की मात्रा 25% होती है। वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई के मध्य वन महोत्सव सप्ताह सेलिब्रेट किया जाता है। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वन का वनस्पति है? ज्वारीय वन का वनस्पति है सुंदरी वृक्ष। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? उत्तराखंड के देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? शांत घाटी में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। शांत घाटी में, केरल के शांत घाटी में। कैबुल लामचौ नेशनल पार्क कहाँ पर है? मणिपुर में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। किस राज्य में अरब सागर मानसून और बंगाल की खाड़ी मानसून दोनों से ही वर्षा होती है? तो पंजाब में होती है दोस्तों। पंजाब में अरब सागर मानसून और बंगाल खाड़ी मानसून, इन दोनों के मानसून से वर्षा होती है पंजाब स्टेट में। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहते हैं दक्षिण गंगा, गोदावरी रिवर को। बेदूर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर बनाया गया है बेदूर बांध को। जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम की खदानों के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा। झारखंड का झिरिया पश्चिम बंगाल का रानीगंज
किस लिए प्रसिद्ध हैं? कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध हैं, झिरिया और रानीगंज। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहते हैं बंगाल का शोक। नर्मदा घाटी किस प्रकार की घाटी है? भ्रंश घाटी है नर्मदा घाटी, भ्रंश घाटी है। भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है? राजस्थान में है। भारत का सबसे छोटा जिला है दोस्तों माहे, और माहे का जो क्षेत्रफल है मात्र 9 वर्ग किलोमीटर है, और ये पुदुचेरी का डिस्ट्रिक्ट है, पुदुचेरी का जिला है माहे, जो कि भारत का सबसे छोटा जिला है। दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दोदा बेट्टा है, और इसकी कुल ऊंचाई है 2637 मीटर, इसकी कुल ऊंचाई है। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर भी है दोदा बेट्टा। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है अनामुडी, यहाँ पर अनेमुदी होगा दोस्तों, अनेमुडी जो है अनेमुदी दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी कुल ऊंचाई है 2695 मीटर, अनेमुदी की कुल ऊंचाई है। धूपगढ़ चोटी ये दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी में स्थित हैं। महादेव पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का भाग हैं? सतपुड़ा श्रेणी का भाग हैं महादेव पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जुंको तबेई थी, और ये जापान की थी। कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित है कुल्लू घाटी, धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा है, और ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित हैं, नामचा बरवा। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित हैं। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित हैं। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? एम्फीवोलाइट चट्टान का निर्माण होता है। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित हैं? कुमाऊं हिमालय में स्थित हैं। अरावली पर्वत श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान राज्य में स्थित हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित हैं। सतपुड़ा श्रेणी स्थित है दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में सतपुड़ा श्रेणी स्थित हैं। कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलान स्थल पर स्थित हैं। नीलगिरी की पहाड़ी स्थित हैं। तो अगर पूछा जाए नीलगिरी की पहाड़ी किन किन राज्यों तक विस्तृत हैं, तो ये दोस्तों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत हैं। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर हैं। पश्चिमी घाट क्या हैं? पश्चिमी घाट एक अंश कगार हैं, यानी कि पश्चिमी घाट जो हैं एक अंश कगार हैं, समुद्र तट के जस्ट किनारे ही हैं। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनेमुदी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनेमुदी। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली है दोस्तों, अरावली। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों के सम्मिलन स्थल कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? कार्डमम पहाड़ी है दोस्तों, जो नीलगिरी की पहाड़ी के सबसे दक्षिण भाग में स्थित हैं, कार्डमम पहाड़ी हैं। कार्डमम पहाड़ी किन राज्यों की सीमाओं पर हैं? केरल एवं तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित हैं कार्डमम पहाड़ी। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? पारसनाथ पर्वत चोटी है, जो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, पारसनाथ पर्वत चोटी है। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? गुरु शिखर हैं। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अनेमुदी है दोस्तों, ये रिपीट हो गए हैं क्वेश्चन बार बार। अनेमुदी ही पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पारसनाथ। गिरनार पहाड़ियाँ दोस्तों ये बिहार में स्थित हैं। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? बिहार स्टेट में पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है, सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है सबरीमाला। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत स्थित हैं। किस पर्वत चोटी को सागरमाथा और चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट पर्वत श्रेणी को ही
चोमोलंगमा और सागरमाथा के नाम से जानते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? अरावली पर्वत स्थित हैं, जो कि सबसे पुराना पर्वत हैं। कश्मीर घाटी तथा डल झील किसके बीच अवस्थित हैं? बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित हैं कश्मीर घाटी और डल झील, बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 अर्थात गार्डविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? काराकोरम श्रेणी में स्थित है K2। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली में स्थित हैं। पाल घाट दर्रा किन श्रेणियों के मध्य में स्थित हैं? नीलगिरी और अन्नामली पहाड़ियों के मध्य में पाल घाट दर्रा स्थित हैं। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है रोहतांग दर्रा। सियाचिन दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनदी सीमांत क्षेत्र है सियाचिन। अगला क्वेश्चन है, किस दर्रे का संपूर्ण भाग प्राचीन काल में रेशम मार्ग के अंतर्गत था? तो खैबर दर्रा था। कुल्लू एवं स्पीति घाटी को जोड़ने वाले दर्रे कौन से हैं? देवसा और रोहतांग दर्रे हैं, जो कुल्लू और स्पीति घाटी को आपस में कनेक्ट करते हैं। उत्तराखंड को तिब्बत एवं मानसरोवर से जोड़ने वाले दर्रों के नाम क्या हैं? तो माना, मांगसाधुर, मुलिंगला और नीति दर्रे हैं, जो तिब्बत और मानसरोवर को आपस में कनेक्ट करते हैं। खैबर दर्रा ये पाकिस्तान में स्थित हैं। खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो कंट्रीज को आपस में जोड़ता है। खैबर दर्रा। सिबकिला दर्रा, बारालाचा दर्रा, पचाला दर्रे किस राज्य में स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है? बनिहाल दर्रे को ही जवाहर सुरंग का नाम दिया गया है, बनिहाल दर्रे को। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थाल घाट दर्रा जोड़ता है। थाल घाट, पाला घाट और भोर घाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित हैं? पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित हैं। थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट दर्रे जो हैं ये पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित हैं। आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था? खैबर दर्रे से होकर प्रवेश किया था। आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। आफिल दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? भारत और चीन को आपस में जोड़ता है आफिल दर्रा। चांगला दर्रा किस किस को जोड़ता है? लद्दाख और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिहांग दर्रा किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? पीर पंजाल दर्रा है, जो जम्मू को श्रीनगर से आपस में जोड़ता है। थांगला दर्रा ये लद्दाख जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बुरचिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? तो बुरचिल दर्रा और नाथुला दर्रा ये दोनों दर्रे दोस्तों भारत और चीन को आपस में जोड़ते हैं, भारत और चीन को आपस में कनेक्ट करते हैं। सिबकिला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है? तो सतलुज नदी घाटी में पड़ता है सिबकिला दर्रा। झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? बेरीनाग है। झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम है बेरीनाग। कश्मीर के सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? झेलम नदी कश्मीर के सबसे महत्वपूर्ण रिवर हैं। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास से रावी नदी जो है ये रोहतांग दर्रे से होकर निकलती है। रावी नदी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पुरुषड़ी या फिर इरावती नदी के नाम से भी जानते हैं रावी नदी को। व्यास नदी कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड से निकलती है व्यास नदी। व्यास नदी को बिपाशा या फिर अर्गिकिया के नाम से भी जानते हैं। सतलुज नदी को कहाँ से निकलती है? सतलुज नदी जो है ये राक्षस ताल झील से निकलती हैं। राक्षस ताल झील से सतलुज नदी का उद्गम होता है। किन दो नदियों के संगम देवप्रयाग के बाद ये गंगा नदी कहलाती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा के संगम से ही गंगा नदी का निर्माण होता है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम से। भारत के सबसे बड़े नदी बेसिन का नाम क्या है? गंगा नदी बेसिन है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की कुल लेंथ जो है 2525 किलोमीटर है। भारत की बृहत्तम नदी का नाम क्या है? गंगा नदी है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है?
पद्मा के नाम से जानते हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर झील के पास चीमा युंगढुंग हिमनद से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जानते हैं। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो माजुली जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और ये एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। भारत में यरलुंग चंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या है? तिब्बत, बांग्लादेश और भारत हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? दिहांग नाम से प्रवेश करती है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी मैदानी भाग में दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस सीमा पर है? पूर्वी सीमा पर है दोस्तों, पूर्वी सीमा पर। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहे हैं? चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। मेघना नदी के नदियों की सम्मिलित धारा है गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा है मेघना नदी। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। हंगरी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा की सहायक नदी है हंगरी नदी। कपली किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कपली। नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक पठार से निकलती है। छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पठार से उद्गम होता है नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी की जो कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की कुल लेंथ 1312 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? बीभ्रंश घाटी कहते हैं जिस घाटी से होकर नर्मदा नदी गुजरती है। शरावती नदी ये शिमोग जिला कर्नाटक से इसका उद्गम होता है शरावती नदी का। नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। ताप्ती नदी का मुहाना कहाँ बनाती है? ताप्ती नदी मुहाना कहाँ पर बनाती है? सूरत शहर के नीचे ही मुहाना बनाती है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा शिरडी से निकलती है ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A किस द्वीप पर स्थित है? वेलिंगटन द्वीप पर स्थित हैं। अल्टमुदी झील जो है केरल की किस प्रकार की झील है? लैगून झील है। लोनार झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो लोनार झील का निर्माण हुआ था क्रेटर से। ये एक प्रकार की क्रेटर झील है लोनार झील। उल्कापिंड गिरने से बनी झील कौन सी है? लोनार झील है और ये महाराष्ट्र राज्य में है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो चोलुहामो झील जो है ये भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। किस झील को रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है? रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील के नाम से जानते हैं। सफ़ेद झींगा मछली के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो चिल्का झील है जहाँ पर सफ़ेद झींगा मछली सबसे ज़्यादा पाया जाता है चिल्का झील में। और चिल्का झील कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा में पड़ती है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित हैं। कोलेक झील किस डेल्टा के बीच में स्थित हैं? कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में कोलेक झील स्थित हैं। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद सागर। चंपनाला झील किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित हैं। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यहाँ पर 2 बार हो गए हैं। तो भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पवनों की दिशा में परिवर्तन। ये भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है मानसून। दक्षिणी भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा है? अप्रैल महीना जो है ये दक्षिणी भारत का सबसे गर्म महीना है। भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? पर्वतीय वर्षा भारत में सर्वाधिक होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। सर्वाधिक वर्षा भारत में प्राप्त होती है।
किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा यानी कि राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से कृष्णा गोदावरी डेल्टा को जानते हैं। कृष्णा गोदावरी डेल्टा को राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत का चावल का कटोरा के नाम से जानते हैं। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा राज्य हैं जो गेहूं के 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? तो चावल है दोस्तों, चावल। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। चावल है दोस्तों, चावल। भारत का सबसे कौन सा राज्य है जो जूट का सबसे अधिक उत्पादन करता है? पश्चिम बंगाल है, जहां पर जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, पश्चिम बंगाल है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल राज्य में होता है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पर पैदा होती है? दार्जिलिंग में सर्वोत्तम चाय की पैदावार होती है, भारत के दार्जिलिंग में। भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश से दोस्तों। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित हैं? मत्स्य उत्पादन से संबंधित हैं। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा था? गेहूं और चावल पर सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा था। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। उच्च टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सबसे तीव्र गति से अपनी परिक्रमा पूरी करने वाला ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन के पठार में सबसे ज़्यादा असिंचित खेती की जाती है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित हैं। गुजरात की राजधानी दोस्तों गांधीनगर है। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना हरित क्रांति का अर्थ है या फिर हरित क्रांति का उद्देश्य था। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हैं दोस्तों, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में भारत दोस्तों द्वितीय नंबर पर है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। दुग्ध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश दोस्तों। दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया था? 1970 में किया गया था। श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित हैं? दुग्ध उत्पादन से संबंधित हैं व्हाइट रेवोल्यूशन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं तो डॉक्टर बी कुरियन को दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं, डॉक्टर बी कुरियन को। गुलाबी क्रांति, पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित हैं? झींगा उत्पादन से संबंधित हैं पिंक रेवोल्यूशन। गोल क्रांति यानी कि राउंड रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से हैं। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब में दोस्तों गेहूं सर्वाधिक उत्पादक राज्य दोस्तों पंजाब में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? पंजाब राज्य का है। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक राज्य है, जहां पर कॉफी का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरला है।
बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट चट्टान का निर्माण होता है। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट अवस्थित हैं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है दोस्तों, महाराष्ट्र में। भारतीय कृषि का इतिहास लिखा था, किसने लिखा था? तो एम.एस. रंधावा थे जिन्होंने भारतीय कृषि का इतिहास लिखा था, एम.एस. रंधावा थे। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यानी कि कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? भारत में कुल 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं, 20। भारत में संकार्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किसका है? राजस्थान राज्य का है। भारत में कृषि को समझा जाता है, जीविकोपार्जन का साधन समझते हैं भारत में कृषि को, एग्रीकल्चर को। भारतीय कृषि के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाली लगभग 90% क्षेत्रफल पर वर्षा द्वारा पोषित होती हैं, यानी कि दालों की जो खेती होती है वो लगभग 90% जो होता है वो डिपेंड होता है वर्षा पर डिपेंड होता है लगभग 90%। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता कौन हैं? उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश रासायनिक उर्वरकों के 2 सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए क्या उपयुक्त फसल है? तो ढेंचा होती है दोस्तों, ढेंचा। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उत्पन्न करने के लिए और भूमि की उत्पादकता को बनाए रखने हेतु संतुलित उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। हरित क्रांति कई कृषि व्यूह रचना की परिणाम थी जो 20वीं सदी के प्रारंभ में आरंभ की गई थी। 7वें दशक के दौरान आरंभ की गई थी दोस्तों, 7वें दशक के दौरान हरित क्रांति को प्रारंभ किया गया था। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी। एम.एस. स्वामीनाथन ने उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के मार्ग को उजागर करने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। तो सदाबहार क्रांति अगर पूछा जाए किसने शुरुआत की थी इसकी, तो एम.एस. स्वामीनाथन थे जिन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। इन्होंने ही सदाबहार क्रांति की शुरुआत भी की थी। नॉर्मन अर्गेस्टा बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो संबंधित हैं। तो नॉर्मन अर्गेस्टा बोरलॉग जो हैं आप अभी पढ़ चुके हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेसेल को मानते हैं जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता, पेसेल को माना जाता है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई यूनिट कौन सी है? प्रकाश वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे भारी ग्रह है सौरमंडल का। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई हैं, कितने डिग्री झुकी हैं? तो 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हैं। कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर हैं? नेपच्यून ग्रह, वरुण ग्रह जो पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूरी पर हैं, सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर हैं वरुण ग्रह, और पृथ्वी से भी सबसे ज़्यादा दूरी पर हैं वरुण ग्रह। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर स्थित है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी जो है ये चंद्रमा पर स्थित हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह जो सबसे छोटा ग्रह है। किसे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? सूर्य को दोस्तों सौरमंडल का जन्मदाता कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? सप्तऋषि तारामंडल के तारे हैं जो ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? 84 वर्षों का समय लेता है। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? 49 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। तारे का रंग किसका सूचक है? तारे का रंग दोस्तों उसके ताप का सूचक है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो नेपच्यून ग्रह जो हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, नेपच्यून ग्रह है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। आकाशगंगा की परिक्रमा करने में सूर्य को एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है।
ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत है। पृथ्वी की आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी कहते हैं। पृथ्वी की आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे के समूह को क्या कहते हैं? आर्यन नेबुला कहा जाता है। इस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। तो नेपच्यून ग्रह का है दोस्तों, नेपच्यून प्लेनेट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरस है। सर्वप्रथम खोजा गया जो एस्टेरॉयड है सेरस है और इसे 1819 में ग्यूसेप पियाजी के द्वारा खोजा गया था। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था इरेटोस्थनीज ने। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना अरस्तु ने की थी, जो कि सिकंदर के गुरु थे। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप की हेल्प से बादलों की दिशा और गति स्पीड को मापा जाता है। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहते हैं? सुनामी कहा जाता है। किस ज्वालामुखी में उद्गार उत्पन्न होते हैं? तो जागृत ज्वालामुखी हैं जिसमें उद्गार उत्पन्न होते हैं। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? फिलिपाइन द्वीप समूह है जहां पर सर्वाधिक ज्वालामुखी हैं। कहां पर है? फिलिपाइन द्वीप समूह में सर्वाधिक ज्वालामुखी हैं। दोस्तों जीके संजीवनी ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान, स्टैटिक जीके सभी के इसमें 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस ई बुक को आप जरूर बाय करिएगा। 65 रुपये में आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट ई बुक है हमारी प्राचीन भारत का इतिहास, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है और इस ई बुक का प्राइस भी मात्र 65 रुपये है। तो इसे भी आप जरूर बाय करिएगा। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों न्यू हमारी ई बुक है कंप्लीट स्टैटिक जीके की, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। 69 रुपये की आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। 69 रुपये में आप इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। सभी एग्जाम के लिए ये ई बुक इंपॉर्टेंट है। इसका डेमो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों इस ई बुक को बाय करने के लिए दोस्तों आप इन तीनों ई बुक को बाय करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6306548566 पर मैसेज करके भी इन तीनों ई बुक को बाय कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इन तीनों ई बुक को एक साथ बाय कर सकते हैं, अगर आप इन तीनों ई बुक को एक साथ बाय करते हैं तो ये तीनों ई बुक आपको मात्र 150 रुपये में मिल जाएंगी। अगर आप एक एक करके बाय करेंगे तो ये ई बुक आपको 187 रुपीज़ की पड़ेंगी। लेकिन अगर आप इन्हें साथ में बाय करते हैं तो आप मात्र 150 रुपीज़ में बाय कर सकते हैं। तो बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर 6306548566 पर मैसेज करके इन तीनों ई बुक को बाय कर सकते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आप डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से पा सकें। एंड कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी एंड कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए। सो ऐसी और भी वीडियोस हम ज़रूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।